हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ई लर्निंग क्लासेज ऑफ बाल भारती स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि मेन जो पार्ट है वो अपना सिलेबस का होता है। सिलेबस के बारे में अगर हमें पता है, सिलेबस एक पाथ की तरह काम करता है किसी भी काम को करने के लिए। तो हमारे जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, जो भी इसका बेसिक मैटर है और हमें किस तरह से इसको पढ़ना है, ये चीज़ें हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी कुछ रिलेट करता है 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है। 11th क्लास में जो भी आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है उनका जो वाइड रूप आएगा वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। जैसे अगर हम सिलेबस की डिस्कशन करें तो जो हमारा पहला चैप्टर इसमें आता है, टोटल जो हमारे चैप्टर हैं वो 16 चैप्टर आते हैं। 16 चैप्टर में आपके पास क्या है, 16 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो आपके पास कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन, ये आपका पहला चैप्टर। अब अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर रिलेट करता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, सेट, रिलेशन और फंक्शन। हमने पढ़ा था सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था। सेट्स के बारे में बेसिक पढ़ा था, रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसी का जो आगे का जो वाइड रूप है वो आपका क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। उसी का जो आगे हमें इनसे फंक्शन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फंक्शंस को कंपोज करेंगे। फिर अगर दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो अगला जो चैप्टर है वो हमारा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब प्रतिलोम वृत्तीय फलन ये चैप्टर जो है वो आपका जुड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा था क्लास 11th में, उससे जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले चैप्टर के लिए तो आपको सेट, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरे चैप्टर के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। वैसे अगर बेसिक बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 9th क्लास से शुरू हो जाती है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो 9th क्लास से लेके 11th क्लास तक जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो सारा आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक, आपकी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसमें यूज़ होगा। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे तो वो जो आपके पास इसमें काफ़ी कुछ जो इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी का यूज़ हम इसमें भी करेंगे। अब इसके बाद जो इससे जुड़ने वाला चैप्टर है वो आपके पास है थर्ड मैट्रिक्स। ये आपके लिए नया चैप्टर है। इसे मैट्रिसेस, मैट्रिक्स आव्यूह, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स या आव्यूह। ये चैप्टर आपका नया चैप्टर है, ये एक नई अरेंजमेंट हम सीखेंगे, ये आपके लिए नया है। और इसके साथ जुड़ने वाले और दो चैप्टर हैं। इसी मैट्रिक्स से आगे जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी सारणी। फिर हमारा जो 5th चैप्टर है वो जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड कुछ बेसिक हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के बेस पे सॉल्व करना, यानी प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने ग्राफिकल मेथड और कई मेथड से पढ़ा है। अब इसको मैट्रिक्स के बेस के ऊपर भी हम इसको सीखेंगे कि मैट्रिक्स के बेस के ऊपर हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे पढ़ते हैं। अब ये जो 3 चैप्टर हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड है। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट और उसके बाद हम ये वाला पढ़ेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कुल मिला के जो एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 मार्क्स के। टोटल जो एग्ज़ाम आपका आता है वो 80 मार्क्स का आएगा और उस 80 में से 10 मार्क्स हैं वो इन 3 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर हैं और ये आपका 10 नंबर के 3 चैप्टर बनेंगे। फिर इन्हीं से आगे जो हमारा 5th चैप्टर है, सॉरी 6th चैप्टर है हमारा कॉन्टिन्यूटी और एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
संततता और अवकरणीयता। ये जो चैप्टर है ये हमने जो 11th क्लास में लिमिट चैप्टर पढ़ा है। लिमिट चैप्टर पढ़ने का मतलब जो हमने लिमिट के बारे में सीखा है वो लिमिट का सारा यूज, जो लिमिट का एक्सपेंड रूप है वो आपका कॉन्टिन्यूटी है, और यहीं से आपकी शुरू होती है कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी, चाहे वो आपका 12th क्लास का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, सबसे जो मेन पार्ट होता है वो कैलकुलस का होता है। आपकी अगर चैप्टर की बात करूं मैं तो छठे से लेके 12वें तक सारे चैप्टर आपके कैलकुलस के, और इनमें से आपके पास 45 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 45 मार्क्स यानी 56% आपके सिलेबस का ये कैलकुलस है। 45 मार्क्स बहुत होते हैं और 45 मार्क्स आपके कैलकुलस के हैं जो 12th क्लास में आपके दे रखे हैं। अब ये जो चैप्टर है वो लिमिट के साथ जुड़ेगा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब 11th क्लास में जो आपने लिमिट पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको अच्छे से आनी चाहिए। वो यूज़ हम यहाँ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में करने वाले हैं। उसी का जो एक्सपेंड रूप है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। फिर जो हमारा 7th चैप्टर है वो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हालांकि आपने जो थोड़ा बहुत फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा है, अब इसका जो वाइड रूप है, इसका जो मैथमेटिकल बड़ा रूप है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, अवकलन। ये इसी का आगे का रूप है, यानी अब हम जो चलेंगे 6 से लेके 12th तक वो सीक्वेंस आपका कैलकुलस का चलेगा। ये पढ़ेंगे तो ये आएगा, अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके जो आगे नेक्स्ट चैप्टर है यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप कह दो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। ये जो अनुप्रयोग हैं वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ हमें पहले पढ़नी है, उसके बाद हम ये चीज़ पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे रेट ऑफ चेंज आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, परिवर्तन की दर। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ये परिवर्तन की दर के बारे में फिजिक्स में आपने बहुत पढ़ा है। अब उसको वाइड रूप में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर हम आगे जाके एक और फंक्शन पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ये भी एप्लीकेशन में आएगा, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन जो हम यहाँ इसके यूजेस में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 9th चैप्टर बनता है वो बनता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में भी आपने फिजिक्स में बेसिक पढ़ा है, लेकिन उसका जो वाइड रूप है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। समाकलन यानी इंटीग्रेशन कैसा होता है, कैसे उसके मेथड्स हैं, कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, किस तरह के हम कहाँ तक हमारे से इंटीग्रेशन पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन का जो भी हमारे पास पार्ट होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर जो 10th है, इंटीग्रेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा है, 2 तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। 2 तरह का इंटीग्रेशन आता है आपके पास, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब यहाँ पे आपके पास डेफिनेट यानी निश्चित समाकलन, और ये अनिश्चित समाकलन। ये चीज़ हम इसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत पार्ट हमने पढ़ रखा है, और वाइड रूप है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब जो निश्चित समाकलन है उसी का आगे यहाँ पे चैप्टर दे रखा है 10th चैप्टर आपका डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे के सारे। 10th तक आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। अब जो 11th चैप्टर आपके पास आएगा, जो आपका 11th चैप्टर है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 11th चैप्टर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जैसे हमने अनुप्रयोग पढ़ेंगे इसके, तो अनुप्रयोग जैसे हमने डिफरेंशिएशन के पढ़े कि डिफरेंशिएशन के कुछ अनुप्रयोग हमने पढ़े थे, कुछ इसके भी अनुप्रयोग हैं जो हमारी लाइफ में काम आने वाले हैं, जो हमारे कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मतलब क्षेत्रफलन, यानी एरिया ज्ञात करना, एरिया फाइंड करना। एरिया जो फाइंड करने वाला
मेथड था कि इंटीग्रेशन के बेस के ऊपर एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रेचर में। या इंटीग्रेशन के अंदर हम अलग अलग कर्व्स देखेंगे, उन कर्व्स में, उन वक्रों में जो भी एरिया बन सकता है उस एरिया के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर हमारे पास जो 12th चैप्टर आता है, वो 12th चैप्टर अपने पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th चैप्टर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्वेल्थ चैप्टर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो छठे से लेके ये जो 12वीं तक का चैप्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा। 45 मार्क्स हैं 80 में से, यानी ओवरऑल जो आपका सिलेबस है उसका 57%, लगभग 57% है वो आपका सिलेबस छठे से लेके 12वीं चैप्टर तक का है। और बहुत ही आसान है, फ्लो में चलेगा, ये छठे से लेके 12वीं तक लगातार चलेगा। सबसे मेजर पार्ट यही है। आपकी बुक में जो दे रखा है इसमें अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, हमें मेथड्स के ऊपर काम करना है। जो भी चैप्टर है वो अलग अलग मेथड्स के ऊपर डिपेंड है, हमें मेथड्स के ऊपर काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करना है। बेसिक चीज़ जितनी करोगे उतनी ही आपके पास क्या आएगी, इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ आएगी। और जितना बेसिक आप मजबूत करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर हमारे पास जो 13 चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे वेक्टर। फिजिक्स में हम थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ चुके हैं। सदिश के बारे में हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। जो हमें वहाँ ज़रूरत के हिसाब से अपने को आवश्यकता थी वो हमने पढ़ लिया था। अब वेक्टर कैसा है, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। वहाँ हमने फिजिकल रूप इसका देखा, उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी देखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पूरा मैथमेटिकल पोर्शन जो भी वेक्टर का है वो हम इसमें कवर करेंगे 13 चैप्टर में। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये भी 10 नंबर से के लगभग चैप्टर है, 10 नंबर का पूछा जाता है। फिर हमारे पास जो 14 चैप्टर आता है, 14 चैप्टर हमारे पास आता है 3D ज्योमेट्री। तो ये जो 3D ज्योमेट्री है वो 3D ज्योमेट्री जो हमने त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर आपने जो 2D ज्योमेट्री पढ़ी थी। 2D का मतलब क्या था कि जब हम दो प्लेन में काम करते हैं तो वो हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, यानी उसमें हम 2 डायरेक्शंस को काउंट करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम 3 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। जो काम हमने 2 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर किया वही जो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स यानी 3 निर्देशांकों के ऊपर ये काम करेंगे। फिर हमारे पास जो 15 चैप्टर ये आपका जुड़ गया 2D ज्योमेट्री से। 15 चैप्टर आपका बिल्कुल 10वीं का चैप्टर था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक समीकरणों को हल करने वाले। अब रैखिक समीकरणों को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे यहाँ। ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने LPP के बारे में, बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ लिमिटेड मेथड्स हैं इसमें और उन लिमिटेड मेथड्स के ऊपर ये आपका सबसे आसान चैप्टर है 12th क्लास का LPP। फिर हमारे पास जो 16 चैप्टर है, 16 और लास्ट सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो आपका प्रोबेबिलिटी। बहुत ही अच्छा चैप्टर और सब जगह काम आने वाला चैप्टर है। प्रायिकता, प्रायिकता आपके पास बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सब जगह आपके क्या आएगा, काम आएगा। हर एक कंपटीशन में प्रायिकता से सवाल पूछा जाता है और आपके सिलेबस में तो ये है ही इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके पास कम से कम 7-8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वो जो आपने प्रोबेबिलिटी बेसिक 11th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास की जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उसी का जो एक्सटेंड रूप है, उसी का जो विस्तृत रूप है वो आप यहाँ 16वें चैप्टर में पढ़ने वाले। जो आपने वहाँ सीखा वो आप यहाँ अप्लाई करोगे। अब ये तो है आपका पूरा सिलेबस। अब पूरा सिलेबस बताने का मेन यही था कि हमें क्या, हमने 11th क्लास में वो चीज़ें पढ़ रखी है जिसका यूज़ हमने क्या करना है 12th क्लास में करना है। समझ आ गई? अब उस 12th क्लास में यूज़ करना है तो हमें जो 11th क्लास की जो भी मैटर है, जो भी हमने पढ़ रखा है, उनके ऊपर हमारा पकड़ मजबूत होनी चाहिए और वो पकड़ ही आपकी यहाँ काम आएगी। दूसरा एक और डाउट जो कई स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि हमारा सिलेबस तो कम होगा तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे।
तो सिलेबस कम होने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लो इस साल आपका सिलेबस कम कर दिया आपके ईयरली एग्ज़ाम के लिए, तो हो सकता है मे बी आगे जाके कंपटीशन में आपको ये सारा मैटर देखने को मिले, तो वहाँ आप ये बहाना नहीं चला सकते कि हमारा तो सिलेबस कम होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका 20-30% सिलेबस कम होता है तो जो टॉपिक आप पढ़ोगे उस टॉपिक की आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपके साथ रहेगी, वो आपको आगे जाके काम आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि आप जो भी आपको सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, उस सपोर्ट के माध्यम से आप पढ़ते जाओ। आपको अपनी कंटिन्यूटी रखनी, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो ही आपका, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर हैं, जो आप लगातार मेहनत करोगे वही आपकी यहाँ काम आने वाली। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है और हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ने की। समझ आ गई? अब मोटिव मेरा यही था सिलेबस बताने का कि आपको पता चले कि पुराना जो हमने पढ़ रखा है वो हमने कहाँ तक इसमें यूज़ करना है और किस तरह से हमने यूज़ करना है। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको पुराने चैप्टर्स बताए, तो जब आप 12th क्लास शुरू करो तो आपको बेसिक उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब बेसिक साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा कुछ जो जहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिनको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और ये जो छठे से लेके 12वीं तक के चैप्टर हैं, ये आपके हर कंपटीशन में इतना ही आपका परसेंटेज रहेगा, 50 to 50-60% के बीच में ये रहता है हमेशा। कोई भी कंपटीशन है, चाहे आपके 12th क्लास में लगभग 57% के करीब आपका क्या है, ये सिलेबस को कवर करता है। और उसी हिसाब से कंपटीशन में भी ये क्या करता है, 50 से लेके 60% के बीच में रहता है। हर कंपटीशन में इतना ही आता है, इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। और इनमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए, यानी जो आपने पीछे पढ़ रखा है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है तो लिमिट आपको अच्छे से आनी चाहिए। लिमिट का मतलब ये हो गया कि आपको फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फंक्शन के डोमेन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इंटरवल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब हम ये सारा कैलकुलस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कैलकुलस टिपिकल लगने का मतलब यही होता है कि आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। तो बेसिक्स अगर अच्छे होंगे तो कैलकुलस आपकी मजबूत होगी। और बेसिक जो आपने 9th 10th 11th में पढ़ा है वही चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम थोड़ा सा पेपर के पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न रहता है वो हमारा किस तरह से रहता है और हमारा पेपर कैसा आता है। अब पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 80 नंबर का पेपर आता है, 80 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल जो होते हैं हमारे पास 80 मार्क्स, 80 मार्क्स के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल हमारे पास एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी पेपर आपका 4 पार्ट्स में आता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये 10 मार्क्स हो गए। फिर हमारे पास 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये टोटल आपके 10 मार्क्स हो गए। फिर आपके 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी ओवरऑल ये 30 मार्क्स। और फिर 6 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 30 मार्क्स का ये हो गया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो वो मैं आपको साथ ही साथ चैप्टर्स में से बताता जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर के क्वेश्चन को कवर करता है और किस तरह से कवर करता है। तो ओवरऑल जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये आपके 5, 10, 5, 10, यानी ओवरऑल कितने हो गए 15 और 15 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। और ये आपके पास टोटल 80 मार्क्स होते हैं। अब पेपर आपको लेंथी भी लगता है, इसके पीछे का रीज़न भी यही है कि आपकी प्रैक्टिस कम होती है, कि पेपर लेंथी आएगा आपका, वो आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये सारा पार्ट आपका जो मेन हमने बात की 70 से लगभग 57%। अगर हम 45 मार्क्स का काम करते हैं तो ये लगभग 45 मार्क्स हैं वो इन्हीं चैप्टर में से बनते हैं। अगर हम 2 चैप्टर और इंक्लूड कर लें, पहला और दूसरा, क्योंकि पहला दूसरा भी इस कैलकुलस का बेसिक पार्ट ही, समझ आ गई। तो ये 45 मार्क्स आपके क्या हैं, पूरे कैलकुलेशन के ऊपर बेस हैं। तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ आ गई। अब ये आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है। इस पैटर्न में
आपके पास पेपर आता है जिसमें आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं और 80 मार्क्स का होता है, और 30 क्वेश्चन आपको लगभग 3.25 घंटे में करने होते हैं। तो 3.25 घंटे में अगर नहीं हो पाते तो वहाँ रीज़न यही होता है कि हमने प्रैक्टिस बहुत कम की है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो हमारे 12th क्लास में काम आने वाली। अब पूरे कैलकुलस में जो सबसे मेजर रोल है वो आपका नंबर सिस्टम का भी है। नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं और उन्हीं इंटरवल्स का यूज जो होता है वो हमारे सिलेबस में इस जो आपका कैलकुलस का पार्ट है उसमें होता है। तो हमें सबसे पहले आज हम बेसिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम हमारा काम आएगा हमारी कैलकुलस में। नंबर सिस्टम ही हमें फंक्शन के बारे में सिखाएगा, नंबर सिस्टम ही हमें बहुत चीज़ों के बारे में बताएगा। बेसिकली क्या होता है कि हम रट लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि ये वाला सेट वो होता है, ये वाला सेट ये होता है, ये नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर हैं, ये इस तरह से आप रट लेते हो। अब हम इसको एक स्टोरी की तरह याद करेंगे। स्टोरी की तरह किस तरह से याद करेंगे कि नंबर सिस्टम जब पुराना टाइम था तो पुराने टाइम में मैथमेटिकल साइंस इतनी हाईफाई नहीं थी। तो उस समय क्या था, उस समय सबसे पहले क्या थी, सिर्फ हमें गिनती आती थी। गिनती शुरू कहाँ से होती है? गिनती शुरू होती है 1 से। आदि मानव था तो आदि मानव को सिर्फ इतना पता था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम सीधी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि हमने इंग्लिश पढ़ी, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट्स चाहिए। हमने हिंदी पढ़ी तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्णमाला चाहिए, वर्ण चाहिए। समझ आ गई? अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी इंग्लिश और हिंदी की। इसी तरह से जो मैथ की बेसिक स्ट्रक्चर है, मैथ कहाँ से शुरू होती है, नंबर्स के ऊपर, नंबर से शुरू होती है। यानी नंबर्स का मतलब हमारा जो नंबर सिस्टम बना है वो मैथ का बेसिक पार्ट है। वो आपका आप जैसे पढ़ने शुरू कर देते हो, 6ठी 7वीं क्लास से शुरू हो जाता है नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत बताते रहते हैं। अब हमें पूरे के पूरे सेट्स को याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ काउंटिंग वाले नंबर्स थे, और उन्हीं काउंटिंग वाले नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और एन से इसको शो करते हैं, प्राकृत संख्या। अब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, किसी को प्राकृत संख्याओं के बारे में नहीं पता होता कि प्राकृत संख्याओं में जीरो को घुसेड़ देता है, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि जीरो काउंटेबल नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा, इसी सेट में क्या हुआ, इसी सेट में हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस लगाई। बेसिक ऑपरेशन का मतलब मैथ है वो आपकी चार ऑपरेशन के ऊपर काम करती है। ये 4 ऑपरेशन होती हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड वाला। ये 4 आपकी क्या है, बेसिक कैलकुलेशन के लिए ये 4 ही आपकी क्या है, संक्रियाएं हैं, कंपोजिशन है। इसके बाद जो हमने बनाई है वो हमने अलग से डेफिनेशन देके बनाई है, इन्हीं को मिक्स करके। अब जब इन नंबर्स को जोड़ा गया, मान लो हमने 2 नंबर उठा लिए, 3 + 4 7, ठीक है, हमें मिल रहा था। जब मैथमेटिकल साइंस ने तरक्की की, इनके ऊपर काम किया, तो 3 + 4 किया तो 7 हमें मिल रहा था। तो हमने कहा 4 - 3 करें तो 1 आ गया। हमें इसको स्टोरी की तरह याद करके देखना है। 4 - 3 किया तो 1 आ रहा है, ये भी हमारे पास है क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन कोई ज़्यादा सियाना था, उसने 3 में से 3 घटाया, तब पूछा कि अब क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर नहीं था, हमारे पास आंसर नहीं था। तो तब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जीरो की खोज हुई, जीरो की खोज हुई। तो इसके जस्ट बाद हमारा कौन सा नंबर बन गया, हमने क्या किया कि हमें इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी जीरो की। तो हमने कहा हम सेटिस्फाई हो गए इतना करके, और इसको हमने नाम दे दिया कि ये होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। हम इतना करके सेटिस्फाई हो गए कि अब हमारा काम बढ़िया चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे और तरक्की हुई। तरक्की होने के बाद क्या हुआ, किसी और ने देखा कि अब ये करोगे तो भी इसके अंदर है, 3 + 4 करोगे 7 इसमें आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे 1 भी इसी में से आ जाएगा, सेम नंबर में से सेम नंबर घटाओगे तो भी हो जाएगा, चल जाएगा काम। लेकिन क्या हो रहा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं तो आंसर हमें मिल रहा है, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएं तो क्या आएगा हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास वो संख्या ही नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने इनको भी इसमें ऐड कर दिया कि जिसके ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस वाले भी इसमें ऐड कर दो और एक नया सेट बना दो, -3 - 2 -1 0 1 2 3, और इसको नाम दे दिया
जेड या आई। जेड या आई का मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं ये आपके, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक ये आती हैं। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, वहाँ सिर्फ काउंटिंग नंबर्स आएंगे, ये आपने याद रखना है। नेचुरल नंबर होते बहुत सारे हैं, किसी की कैपेसिटी कहाँ तक गिनने की है, किसी की कहाँ तक गिनने की है, लेकिन नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी किसी में भी नहीं आएगा। समझ आ गई? इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बहुत बड़ा नंबर भी कह सकते हैं, बहुत छोटा नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब जेड और आई का मतलब ये हमारे पास आ गए पूर्णांक। अब पूर्णांक आने के बाद फिर और तरक्की हुई। तरक्की होने के बाद क्या हुआ कि अभी तक हम ये दो ऑपरेशन ही यूज़ कर रहे हैं, इनको भी यूज़ करके देख लो। इनको यूज़ करके देखा तो हमने क्या किया, 3 × 4 किया, 12 आ रहा था। ये हमारे पास है, यहीं इसी नंबर सिस्टम में है, हमारा काम चल रहा है। 3 × -4 किया, -12 आया, यहाँ भी हमारा काम चल रहा है। -3 × -4 किया, +12 आया, वो भी हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी हर तरह के नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम क्या कर रहे थे, 12/4 कर रहे थे तो 3 आ रहा था। जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 3 आ रहा है, 3 हमारे पास है। लेकिन अगर हम 3/4 कर दें तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, वो हमारे पास नहीं था। 3/4 करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, वो हमारे पास नहीं था। नहीं था तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास नहीं है उसको इस सेट में ऐड करते जाओ। तो हमने इन चीज़ों को यहाँ ऐड कर दिया और उनको एक नाम दे दिया, क्या, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करेंगे, परिमेय संख्याएं। इनकी एक डेफिनेशन बना दी कि क्यू जो होगा वो कैसा होगा, वो p/q फॉर्म का होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि q और p दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। और यहाँ पे ये याद रखना है कि q है वो ≠0 होना चाहिए। q है वो आपका ≠0 होना चाहिए, क्योंकि q 0 हुआ तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब q, p आपका 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब q है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर का एक नया सेट बन गया, हमारी एक प्रॉब्लम और सॉल्व होगी। अब जैसे ही हमने देखा और आगे, तो हमने क्या किया, कुछ नंबर्स के ऊपर सर्च किया, कुछ नंबर्स हमने देखे, कुछ नंबर्स रेशनल नंबर कैसे मिले, हमें 4 तरह के रेशनल नंबर मिले। हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जब हम p/q फॉर्म करते हैं तो p/q फॉर्म करने से हमें 4 तरह के नंबर्स मिलते हैं। पहला नंबर कैसा कि हमने ऐसी फ्रैक्शन देखी, कोई p/q फॉर्म की कोई भी फ्रैक्शन थी, हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आ गया, मान लो 1/2 है। समझ आ गई? p/q फॉर्म है, 0.5 आ गया। 0.5 आने का मतलब कुछ फ्रैक्शन ऐसी थी जिनको हम p/q फॉर्म कर रहे थे तो वो ऐसी आ रही थी, अप टू आगे से आगे चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है। फिर थर्ड हमने देखा कि इसी तरह की एक फ्रैक्शन थी और इसको हमने सॉल्व किया तो ये ऐसे आ रही थी। और फिर हमें चौथी जो टाइप की फ्रैक्शन मिली वो हमें ऐसी मिली कि वो इस तरह से आ रही थी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है और आगे बढ़ती जा रही है, कहीं ख़त्म भी नहीं हो रही और इसका कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं। अब ऐसे जो थे, ऐसी जो भी फ्रैक्शन थी उनको हमने नाम दे दिया टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव, शांत दशमलव। और कुछ ऐसे नंबर थे जो टर्मिनेट नहीं कर रहे थे, जैसे ये नंबर हो गया, इसको हमने नाम दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा कहीं पे भी, ये है अशांत नंबर, अशांत नंबर। ठीक है? और ये क्या था, ये इसमें एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है कि अगर ये हो सकता है आगे जाके रुक जाए, हो सकता है ना रुके, लेकिन इसमें एक फिक्स पैटर्न है कि 2-2 नंबर का पेयर चल रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो उसके हम बोलते थे आवर्ती वाले नंबर्स, आवर्ती वाली संख्याएं, यानी रिपीटिंग नंबर्स। यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया अनावर्ती, अनावृत्ति। यानी ये आपके पास रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग। समझ आ गई? तो ये 4 तरह की फ्रैक्शंस हमें दिखी। अब इन 4 तरह की फ्रैक्शंस को हमने ऐड किया, यानी 4 तरह की फ्रैक्शन कौन कौन सी, पहली शांत यानी टर्मिनेटिंग, फिर दूसरी अशांत जिसको हमने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग,
तीसरी हमारे पास आई आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीटिंग वाली। फिर हमारे पास आई अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब नॉन रिपीटिंग वाली। ये 4 चीज़ें हमारे पास आई। अब हमने यहाँ एक चीज़ और नोट की कि जो शांत नंबर थे वो आवर्ती भी हो सकते थे, वो अनावर्ती भी हो सकते थे। कैसे? शांत आवर्ती ऐसे नंबर हो सकते हैं 5 6 5 6 5 6, कहीं जाके टर्मिनेट कर गया, कहीं जाके रुक गया। लेकिन कुछ ऐसे थे 5 6 7 शांत तो थे लेकिन उनमें किसी के नंबर की आवर्ती नहीं हो रही थी, ऐसा नंबर था ये। तो इसको हमने बोल दिया शांत अनावर्ती, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी से हमने नॉन टर्मिनेटिंग से भी 2 तरह के नंबर्स बना लिए। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हमारे पास टोटल 4 टाइप बने। पहला जो टाइप था वो था हमारे पास शांत आवर्ती। इसी फ्रैक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। शांत आवर्ती, शांत अनावर्ती, ये था टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। फिर चौथा नंबर जो आया वो अशांत और अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर आए। ये हमारे पास 4 तरह के नंबर्स बने। अब इनमें जो पहले 3 टाइप के नंबर थे वो तो हमारे किस में काउंट कर दिए हमने, उसको हमने नाम दे दिया एक नया सेट, जिसको हमने बोला था रैशनल नंबर का। कि ऐसे जो नंबर होंगे वो तो सारे रैशनल होंगे, लेकिन कुछ नंबर जो इस तरह से आ रहे हैं उनको हमने एक अलग सेट में रख दिया और उसको नाम दे दिया इर्रेशनल, अपरिमेय। ये तो परिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय। समझ आ गई? अब जब अपरिमेय और परिमेय का यूनियन किया गया, यूनियन हमने सेट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यूनियन का मतलब होता है 2 सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ दो। तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे, यानी इस सेट के पास जो एलिमेंट है, इस सेट के पास जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट्स को एक ही सेट में रख दो। तो जो हमारे पास नया सेट बनेगा, यानी एक तो रैशनल था और एक इर्रेशनल नंबर, रैशनल का यूनियन कर दिया इर्रेशनल के साथ, तो नया जो नंबर सिस्टम बना उसी को हमने नाम दिया रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम 9th 10th तक हमने यहाँ तक पढ़ रखा था रियल नंबर सिस्टम। अब हम इन्हीं के बारे में हमने सीखना क्या है, हमें पता होना चाहिए कौन से नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हैं, कौन से नंबर आपके क्या हैं होल नंबर हैं, कौन से नंबर आपके इंटीजर्स हैं। यानी इंटीजर्स का सेट आपको सीधा सीधा बोला जाएगा, अब की बार लिख के नहीं दिया जाएगा कि इंटीजर्स के पास ये नंबर्स होते हैं। ये सीधा बोलेगा आपको कि x आपका कोई एलिमेंट है, वो आपका इंटीजर इसमें से लिया गया। तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए इंटीजर्स कौन से होते हैं। समझ आ गई? तो हमने जो सेट पढ़े वो कौन कौन से, पहला नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर। नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 1 से शुरू होंगे, होल नंबर है तो 0 से शुरू होंगे। होल नंबर के बाद इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में क्या आएगा, माइनस और प्लस वाले सभी आ जाएंगे। फिर हमारे पास रेशनल आएंगे, रेशनल को हम किससे लिखते हैं, क्यू से, p/q फॉर्म। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारे पास इर्रेशनल नंबर जिसको हम r-q से लिखते हैं। रियल नंबर में से q को माइनस कर दो तो वो इर्रेशनल, यानी जो हमने पढ़ा अशांत आवर्ती वाले नंबर है इसी टाइप के, लेकिन इसी टाइप में अशांत अनावर्ती जो नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर हमने रियल नंबर पढ़ा, तो रियल नंबर का सेट हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर -3 -2 -1 0 1, इसमें पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, इसमें हर तरह के नंबर्स आएंगे, इसमें रेशनल भी आएंगे, इर्रेशनल भी आएंगे, सारे नंबर्स जो है वो सब हमने इस सेट में डाल दिए। हमारा काम चलने लग गया। लेकिन 11वीं में हमने एक नया टच पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आइटा वाले नंबर्स। तो ये नंबर सब आपने याद रखने, ये हमारे बार बार
काम आएंगे सीधे सीधे सेट से। यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको, इसको आपने स्टोरी की तरह याद कर लेना है कि हमने कैसे कैसे नंबर्स ऐड किए थे। ये आपका महत्वपूर्ण जो इशू मुद्दा था जो हमने इसमें कवर करना था। अब आपने क्या करना है, आपने जब भी शुरू करना है अपना 12th क्लास का मैथमेटिक्स का काम, तो सबसे पहले आप सिलेबस लिखोगे। सिलेबस लिखने के बाद सबसे पहले आप पेपर का पैटर्न जो हमने बताया वो आप उस तरीके से लिखोगे। फिर आप इस नंबर सिस्टम को नोट करोगे। ये जो हमने सेट्स बताए हैं वो सेट्स आप चाहे आपको किसी बुक में मिले, आप अगर और पढ़ना चाहते हैं तो किसी बुक में से देख के आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप क्या करो, इन नंबर्स को नोट करो। इन नंबर्स को नोट करने के बाद हमें ये कैलकुलस में हर जगह काम आएंगे। यही आपको बताएंगे कि किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में भी यही चीज़ें बताएंगे। आप हर चीज़ में काम आने वाला ये आपका नंबर सिस्टम, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर डिस्कस किया। तो ये नंबर सिस्टम आप बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे। अगली जो आपकी हमारी क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने जो पढ़ा था, फंक्शन सेट रिलेशन और फंक्शन से ही आगे, उसमें से हम कंपोजिट फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। जो बेसिक चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं फंक्शंस की, उसके बारे में आपको सारे डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आप क्या करो, इस चीज़ को नोट करो, सिलेबस को अच्छे से नोट करो। सिलेबस को नोट करने के बाद आपने क्या करना है, पेपर्स के पैटर्न को देखना है। फिर आपने नंबर सिस्टम का पैटर्न, चाहे आपको यहाँ से भी मिलता है वहाँ से पढ़ो, अपने नोट्स तैयार करो। समझ आएगा? ये मैंने आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर थी वो सारी बता दी। अब आपने क्या करना है, इन्हीं नंबर सिस्टम को याद रखना है। नेचुरल नंबर आपसे सीधा पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर आते हैं उसमें। आपको होल नंबर बताया जाए तो होल नंबर का आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे चैप्टर जो हमने सेट रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था उसका बेसिक चीज़ करते हुए हम कंपोजिट फंक्शन की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।